नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन। देखिए, कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो क्या होती है कि अचानक से कंप्यूटर की जो मतलब बहुत समय से कंप्यूटर की खोज जारी है। ठीक है कि शुरुआत में कैलकुलेटर आए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ समय तक चीज़ें सेम चलती है, बस थोड़ा उसमें बदलाव होता है। लेकिन जैसे ही मेजर चेंज आता है, यानी एकदम से बहुत अधिक तकनीक में ही, उपयोग में ही अगर बदलाव आ जाए तो उसको बोलते हैं, फिर जनरेशन में उसको डिवाइड किया गया है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर एक जो मेजर चेंज हुआ है भाई, काफ़ी डिफरेंस आ गया उसमें। उसके आधार पर हमने इसको जनरेशन्स में बांटा है। ठीक है, 5 जनरेशन है। तो देखते हैं, कंप्यूटर में समय के साथ साथ जो सुधार हुए हैं उनको पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, और इसकी 5 जनरेशन हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पहली जनरेशन। जो पहली जनरेशन है वो कब से कब तक मानी जाती है? 1942 से 1955। ठीक है, वैसे इन तारीखों में थोड़ा सा आप जब बुक्स पढ़ोगे तो अलग अलग मिलेंगी आपको। ठीक है, पर ज़्यादा एक्यूरेट आपको जाना है जो आपकी गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स हैं उन पे। ठीक है, तो पहली पीढ़ी जो है वो कब तक है? 1942 से लगभग 1955 के आसपास मानी जाती है। और इस पीढ़ी की विशेषता क्या थी, जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है उसकी विशेषता क्या है? उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो ट्रांसफर किए जाते थे। ठीक है, यह आकार में बहुत बड़े होते थे। ठीक है, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, उनको बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती थी, बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। ठीक है, यानी गर्मी भी बहुत ज़्यादा करते थे रूम में। ठीक है, और ये विश्वसनीय कम थे क्योंकि इनके हार्डवेयर कमज़ोर होते थे। ठीक है, वाणिज्यिक उत्पादन छोटे स्तर पर ही संभव था। इसका मतलब क्या है कि जो ये पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ज़्यादातर पर्सनल यूज़ के लिए, जो कंपनियां हैं, जो व्यापार हैं, उनमें जो इंडिविजुअल कंपनियां अपने लिए ही ज़्यादा इनका उपयोग कर पाती थी, यानी कमर्शियल इतना इनका उपयोग नहीं हो पाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पहली जनरेशन के बारे में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्यूम ट्यूब, कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, उसके बाद एसी की तो आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, आपने देखा हो एसी की तो अब तक भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी, कुछ समय पहले तक। अब जाकर ऐसे कंप्यूटर आने लगे हैं कि जिनको ज़्यादा एसी की आवश्यकता नहीं होती, पर इंसानों को एसी की ज़्यादा आवश्यकता होने लगी है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इनको भी एसी मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, वहाँ पे आपसे पूछा कि सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए किसका होता था? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन की अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर असेंबली भाषा का भी उपयोग होने लगा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो 2 तरीके से बांटी गई है। ठीक है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल में आपकी 2 लैंग्वेज हैं, एक मशीन, ठीक है, और दूसरा असेंबली। अब इन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि लैंग्वेज 2 टाइप की हैं, लो और हाई। लो में आती है आपकी मशीन और असेंबली। आपसे पूछा जाए असेंबली लैंग्वेज कैसी है तो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन कैसी है तो लो लेवल। सबसे पहली जो जनरेशन है उसमें कौन सी थी अपनी? मशीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी में फिर असेंबली आ गई और तीसरी में हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, यानी कि आगे की पीढ़ियों में सारी कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। साथ में आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कंप्यूटर किस मशीन पर काम करता है, कौन सी लैंग्वेज पर, कौन सी भाषा पे काम करता है? मशीन लैंग्वेज पे। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज भी उपयोग होने लगी थी इस समय में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? सांकेतिक भाषा। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांकेतिक भाषा में न्यूमेनिक्स की जो भाषा है वो कौन सी है? आपकी असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, या फिर इसके लिए ये भी मिल सकता है आपको कि इनमें से कौन सी सिंबॉलिक भाषा है। ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि वो किसके बारे में बात हो रही है? असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। और ये लैंग्वेज किसके लिए है?
ये लैंग्वेज होती है CPU, जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। एक्चुअल में तो मशीन किस पे काम कर रही है, हमारी मशीन लैंग्वेज पर ही काम कर रही है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को किस में बदला जाता है, मशीन में, ठीक है। वो प्रोसेसर असेंबली को मशीन में बदलेगा, उसके अंदर असेंबलर होता है और फिर वो मशीन कोड जो है वो रन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें हाई लेवल की, तो जो इनके अलावा जो भी हैं सारी हमारी हाई लेवल हैं, जैसे कि C++, C#, जावा, ठीक है, जावा, पाइथन, VB, विजुअल बेसिक, तो ये सारी कैसे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहली जो जनरेशन थी उसमें कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा उपयोग हो रही थी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, पर असेंबली का भी उपयोग होना शुरू हो गया था। अब स्टोरेज की बात करें भी, डाटा स्टोर करने के लिए उस समय पे क्या चीज़ यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी। जो हमारी रेडियो की कैसेट्स होती है ना, वैसी टेप्स होती थी कंप्यूटर की, ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग होता था। यानी कि जो पहली जनरेशन है या उससे पहले की बात करें तो उससे बहुत अगर पीछे जाएंगे तो पंच कार्ड भी यूज़ होते थे, ठीक है, उससे पीछे जाएंगे तो पंच कार्ड भी यूज होते थे। और पंच कार्ड का पिता किसे कहा जाता है, हरमन होलेरिथ को, ठीक है, और सेम्योन कारस्कोव को। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली जनरेशन तक तो ये बातें चल रही थी, ठीक है। फिर आते हैं जी दूसरी जनरेशन पे। अब ये जो दूसरी जनरेशन है ये कब से कब तक थी, ये लगभग 1955 से लेकर 1964 के आसपास थी, ठीक है, लगभग 1955 से लेकर 64 के आसपास थी। अब इसकी क्या विशेषताएं थी, देखिए, पहली जनरेशन में आईसी थी, दूसरी जनरेशन में आ गई ट्रांजिस्टर, ठीक है। पहली जनरेशन में आईसी थी, दूसरी जनरेशन में आ गई ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हो गया। तो आपसे पूछा जाए ट्रांजिस्टर का उपयोग कब होता था जी, तो ये होता था आपका दूसरी जनरेशन में, ठीक है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग होना शुरू हो गया, ठीक है। इसी दौरान जो आपकी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल, फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, ये सब भाषाएं दूसरी पीढ़ी के दौरान आई, ठीक है। साथ ही साथ असेंबली भाषा का उपयोग तो होता था, ठीक है, मुख्य रूप से, पर हाई लेवल का भी होना शुरू हो गया था। यानी कि पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, दूसरी जनरेशन में असेंबली का उपयोग होता था, ठीक है, पर हाई का भी शुरू हो गया था उपयोग होना, ठीक है। और इस पीढ़ी के विशेष कंप्यूटर कौन से थे, IBM 1401 और IBM 1620। इस पीढ़ी के कौन से थे मुख्य कंप्यूटर, IBM 1401 और IBM 1620। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो इससे पिछली पीढ़ी थी उसकी बात करें, जो पहली पीढ़ी थी उसके जो मुख्य कंप्यूटर है वो कौन से हैं, ENIAC और यूनिवैक, ठीक है, ENIAC और यूनिवैक। ENIAC को बनाया था JP एकर्ट और जॉन मॉकली ने, ठीक है, यूनिवैक को भी उन्होंने ही बनाया था। ENIAC जो था वो दुनिया का पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे माना जाता है, ठीक है। और जो यूनिवैक था वो उसका कमर्शियल वर्जन था, और ये कब आया था, 1946 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और यूनिवैक लगभग कब तैयार हो गया था, 1952 के अंदर उपयोग होना शुरू हो गया था। ये पहली पीढ़ी की बात थी, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी में IBM 1401 और 1620 यहाँ के प्रमुख कंप्यूटर थे, ठीक है। आकार में थोड़े से छोटे हो गए थे, यानी जो पहली जनरेशन थी उसके कंप्यूटर बड़े थे, उसके मुकाबले जो दूसरी जनरेशन थी उसके आकार थोड़ा छोटा हो गया था। तो आकार छोटा होगा, ठीक है, तो एनर्जी कंजप्शन भी कम हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी कम ले रहे थे, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इनमें इंस्टॉल होने लग गए थे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कब होने लग गया था, दूसरी जनरेशन में, ठीक है। और AC की आवश्यकता तो इनमें भी थी, ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि AC की आवश्यकता तो इनमें भी थी, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो पंच कार्ड और ये मैग्नेटिक टेप है उस समय तक चल रही थी, ठीक है। अब जी थर्ड जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी, ये लगभग 1964 से लेकर 1975 तक, ठीक है, लगभग 1964 से 1975 तक। इस पीढ़ी के दौरान मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स आए, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ रन हो सके, ठीक है। मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा काम एक साथ हो सके, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा काम एक साथ हो सके, और मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक साथ रन हो सके, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं
कि इसको आसान भाषा में समझो तो मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कई सारी प्रोसेसिंग एक साथ हो जाए। ठीक है, IBM 360, हनीवेल 6000 इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे। ठीक है, आकार इनका और भी छोटा हो गया था, अधिक विश्वसनीय थे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो पहली जनरेशन थी उसके मुकाबले दूसरी जनरेशन ज़्यादा विश्वसनीय थी और दूसरे के मुकाबले तीसरी जनरेशन ज़्यादा विश्वसनीय। अब लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग होना इस समय पर शुरू हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में जो आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी एग्जिस्टेंस में आए, यानी कि ये भी अस्तित्व में आए। और इनका निर्माण किसने किया था? IBM कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, इस IBM कंपनी के बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे क्या था क्या नहीं, क्योंकि इसकी लंबी स्टोरी है और इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है कंप्यूटर के एवोल्यूशन में। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कोर मेमोरी आई है। ठीक है, और ये कौन लेके आया? IBM। ठीक है, बात करें तो कब आई, तो हार्ड डिस्क आपकी आई 1956 में। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क आई 1971 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेके कौन आया है? IBM। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन की बात थी। अब फोर्थ जनरेशन की बात करें, जैसे कि जो पहली जनरेशन थी आपकी, उसमें मेन जो क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। दूसरी में था आपका जो ट्रांजिस्टर था। पर तीसरी में एक चीज़ और भी थी जो मेन थी। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की जो मेन चीज़ है वो क्या है? IC, इंटीग्रेटेड चिप्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोल देते हैं और इंटीग्रेटेड चिप्स भी बोल देते हैं। जो ये IC थी, इसका उपयोग कब शुरू हुआ था? 1971 में। ठीक है, उपयोग कब शुरू हुआ था? 1971 में। यानी हम बोल सकते हैं कि इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, एक चिप का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, एक CPU बनाया था। ठीक है, और 1971 में उसका उपयोग शुरू हुआ। ठीक है, पर कहते ये हैं कि जो IC की खोज किसने की, ये भी पूछा जाता है। तो वो किसने की थी? जैक किल्बी ने और रॉबर्ट नॉनी ने। ठीक है, IC की खोज किसने की थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉने ने। ठीक है, लेकिन जो ये खोज हुई थी ना, ये इन्होंने की थी 1958 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि IC की खोज कब हुई थी? 1958 में हुई थी। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉनी ने की थी। ठीक है, पर इसका उपयोग कब हुआ कंप्यूटर में? 1971 में इसका उपयोग शुरू हुआ। पहली बार माइक्रोप्रोसेसर इस दौरान आया और इंटेल कॉरपोरेशन, चाइना की एक कंपनी है जिसने माइक्रोप्रोसेसर वो अपना लेके आए चिप बेस पे। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ये सब जो है ये थर्ड जनरेशन का पार्ट थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब बात करें चौथी पीढ़ी की, तो चौथी पीढ़ी में कौन से आ गए आपके? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी जो चिप्स हैं उनके अंदर कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है, तो उससे आपका बन गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि है तो ये IC चिप ही, पर जो उनके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट है जिनसे चिप बनी होती है, उनकी संख्या को बढ़ाकर बड़ा इंटीग्रेशन बना दिया, ताकि छोटे से छोटे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटिंग करी जा सके। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग बढ़ा क्योंकि जितने भी आज के टाइम पे हम हमारे सर्वर्स देख रहे हैं या हम कंप्यूटर्स घरों में, ऑफिसों में यूज़ कर रहे हैं, सभी माइक्रोप्रोसेसर आधारित हैं। और तो और जो हमारे स्मार्टफोन्स है वो भी माइक्रोप्रोसेसर आधारित है। यानी जो हम बोलते हैं ना कि इसका CPU इतने का है, इसका प्रोसेसर इतने का है, वो क्या है? हमारा माइक्रोप्रोसेसर ही है। ठीक है, तो आज के टाइम के सारे क्या है? माइक्रोप्रोसेसर आधारित हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स आ गए हैं जी, बिल्कुल। जो हमारी अभी जो ये चौथी पीढ़ी चल रही है 1975 से माना जा रहा है कि अब तक जो हमारी वो चौथी पीढ़ी चल रही है। और इस पीढ़ी में जो कैसे कंप्यूटर आए हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब भाई ऐसे कंप्यूटर जिनका साइज कम है और एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से उनको उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पोर्टेबल जैसे कि ये कैसे हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं,
ठीक है, माइक्रो मतलब जो छोटे कंप्यूटर हैं वो है। अब माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आपका जैसे पीडी हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम्स में, ध्यान रखना आपको, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा लैपटॉप, ठीक है, और नोटबुक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लैपटॉप, नोटबुक, इनका उपयोग हुआ। तो ये सारे कैसे हैं हमारे पोर्टेबल। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर में हमारे डेस्कटॉप भी हैं, पर जो ये क्या है कि ये पोर्टेबल तो नहीं है, यानी कि इनको आसानी से तो उठा के नहीं ले जा सकते, पर इतने भी बड़े नहीं है, मतलब ठीक ठाक साइज में होते हैं। पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनके मुकाबले बहुत कम साइज इसका। तो 4th जनरेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का उपयोग होने लगा है तो वो तो ठीक है, वो हम बात कर रहे थे कि भी 3rd जनरेशन में शुरू हो गया और आगे की सारी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है। सुपर कंप्यूटर्स आए, ठीक है, इस दौरान सुपर कंप्यूटर आए हैं। कुछ सुपर कंप्यूटर हैं जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड का पहला वो कौन सा है, क्रेवन, ये कब आया था 1976 में। ठीक है, और भारत का कौन सा है, परम 8000, ये किसने बनाया, सीडेक ने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निर्माण खर्च में कमी, यानी कि जो पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनको बनाने में जो खर्च आता था वो बहुत ज़्यादा होता था, पर जो अब के कंप्यूटर हैं इनमें इतनी कॉस्टिंग नहीं आती, सस्ते हो गए हैं। ठीक है, पुराने के मुकाबले, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात चल रही थी किसकी, 4th जनरेशन की। तो 4th जनरेशन के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक विशेषता और ये भी है कि भाई जो ये जनरेशन है इसमें कीबोर्ड, माउस वगैरह, हार्ड डिस्क हो गई, इनका उपयोग जो है वो नॉर्मल हो गया कि बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कि 4th जनरेशन में आपका इनका उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी दौरान एक SSD भी आई थी, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, SSD भी एक स्टोरेज आई थी और इसका निर्माण किसने किया था, सैनडिस्क कंपनी ने किया था। सैनडिस्क कंपनी ने किया था सन 1991 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उस समय ये जो मेमोरी है ना बहुत महंगी थी, इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाई। पॉपुलर कौन सी हुई, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, वो ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसका उपयोग हुआ। लेकिन अब की बात करें, इन दिनों किसका उपयोग हो रहा है ज़्यादातर, SSD का, क्योंकि ये बहुत फास्ट है और इसकी जो खर्चा है वो लगभग हार्ड डिस्क के बराबर आने वाला है। यानी कि जितनी कीमत हार्ड डिस्क की है उसके मुकाबले महंगी ज़रूर है, ठीक है, पर लेकिन उसके बराबर इसको लेके आ रहे हैं, कॉस्ट को कम कर रहे हैं ताकि इसका उपयोग बढ़ सके। क्यों, क्योंकि ये एक चिप आधारित मेमोरी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है और ये नॉर्मल जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर हैंग कम होता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि SSD की फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, किसने बनाई ये, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव किसने बनाई, IBM कंपनी ने। ठीक है, और SSD किसने बनाई, सैनडिस्क कंपनी ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि जो 5वीं पीढ़ी है इसका संबंध किससे है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5वीं पीढ़ी। ठीक है, अब जो 4थी पीढ़ी है ना, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये चीज़ पूछी जाती है कि भी LSI का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, VLSI का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर 5th जनरेशन की बात करें तो इसमें जो उपयोग हुआ ना वो हुआ ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसका उपयोग हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 5th जनरेशन में ULSI का उपयोग हुआ है। ये पूछा जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और इस दौरान पैरेलल प्रोसेसिंग आई है। ठीक है, कई सारी प्रोसेसिंग एक साथ, सुपर कंडक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं, अब ये सारी चीज़ें कौन सी जनरेशन से है, 5th जनरेशन से। प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो पाइथन लैंग्वेज है, एक साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोला जाता है, या मैथमेटिक्स के लिए इसको जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है ना इस जनरेशन में है अब।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मशीन लर्निंग यानी मशीन ने अपने आप चीज़ें सीखें, वो चीज़, ये सब। और लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ये पाइथन है इसका उपयोग किसके लिए होता है? डेटा साइंस में। डेटा साइंस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा डेटा है आपके पास, उसको स्टडी करना है, उसमें रिसर्च करके कुछ ना कुछ पैटर्न्स निकालने हैं, यानी कुछ एनालिसिस करनी है उसकी, ताकि उसको भविष्य के लिए उपयोग किया जा सके। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके, जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो मरीज हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो उन चीज़ों का एनालिसिस किया जा सकता है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो जो भी हमारी ऑनलाइन सेल परचेज हो रही है, मार्केटिंग वगैरह हो रही है, उसकी एनालिसिस की जा सकती है। वो क्या बोलते हैं उसको? डेटा साइंस। ठीक है, और उसमें अधिकतर उपयोग केवल नहीं, और भी लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, पर पाइथन का उपयोग अधिक हो रहा है। ठीक है, और ये एक वैज्ञानिक भाषा है और 5th जनरेशन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर्स कब आए हैं, तो वो हमारी 5th जनरेशन में आए हैं। ठीक है, यानी अब आने वाले भविष्य जो हमारा वो क्वांटम कंप्यूटिंग का है। खास बात क्या है कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी यूनिट है वो होती है क्यूबिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या होती है? क्यूबिट। पर जो हमारा है उसकी होती है बिट। बिट यानी कि 0 या 1। ठीक है, पर जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर होगा उसकी क्या होगी? क्यूबिट। और जो हमारा बाइनरी नंबर है ना, उसकी 2 ही स्टेट होते हैं, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, पर जो क्यूबिट है उसके अंदर 3 स्टेट होंगी। कौन सी? 0, 1 और 0 और 1 दोनों। ठीक है, यानी 3 स्टेट होंगी, ये एक खास बात होगी, ताकि जो लॉजिक होता है, जो कंपैरिजन होता है, जो प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसको और भी फास्ट किया जा सके। वो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। जो हमारा फिजिक्स है उसका क्वांटम मैकेनिक्स जो एक कॉन्सेप्ट है उसका उपयोग ये कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, इसके ऊपर काम कर रही हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था 5th जनरेशन के बारे में। अब एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे कितना टाइम हो गया? कर दे दोबारा। ठीक है, तो थोड़ा एक रिव्यू करते हैं। जैसे कि जो 1st जनरेशन है उसके अंदर हमारा जो मेन था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का इस समय पे उपयोग हुआ। लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी जनरेशन की बात करें तो हमारा जो मेन था वो क्या था? ट्रांजिस्टर। दूसरी जनरेशन में क्या है? ट्रांजिस्टर। और उपयोग किसका बढ़ा? यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, पहले कौन सी थी? मशीन, फिर आई असेंबली। ठीक है, उसके बाद 3rd जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या आया हमारा? LSI और VLSI। ठीक है, LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और प्रोग्रामिंग कौन सी शुरू हो गई? हाई लेवल। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी शुरू होगी? हाई लेवल। 4th की बात करें तो 4th जनरेशन में क्या है आपका? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, LSI, VLSI। यहाँ पे आपका कौन सा उपयोग हुआ? IC। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप्स इस समय पे यूज हुई। और 4th में आपकी क्या आई फिर? VLSI और LSI और VLSI। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। 5th की बात करें तो 5th में कौन सा आ गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पाइथन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब की बातें आई। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, वो सब किसके बारे में बात है? जो 5वीं पीढ़ी है उसके बारे में वो बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है कि जो ये वैक्यूम ट्यूब है इसकी जो खोज है ना, जो वैक्यूम ट्यूब है इसकी खोज जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ठीक है, 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने की थी 1904 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनकी खोज कब हुई थी? 1947 में। और इसकी खोज जो की थी वो जॉन बर्डी ने की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जॉन बार्डी। 1947 ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब 1904। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग
उसके बाद आईसी की बात करें, थर्ड जनरेशन में हुई, ठीक है, लेकिन इसकी खोज कब हुई थी? देखो, उपयोग हुआ 1971 में शुरू और खोज हो गई थी इसकी 1958 में, ठीक है। किसने की थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉनी ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में थी। इसके अलावा भी हम क्वेश्चंस वगैरह भी डालेंगे, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्विज़ेज़ के लिए, मटेरियल्स के लिए, एग्ज़ाम्स की अपडेट्स के लिए वीडियोस वगैरह सब जो हमारा जो अपडेट्स वगैरह हैं, डाटा है, पीडीएफ वगैरह है, ठीक है, वो सब प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, कृष्णा क्लासेस और केसी पब्लिकेशन, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स वगैरह आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी है या कोई और क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।